नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हिंदी व्याकरण के भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ रहे हैं। उसमें आज का जो हमारा विषय है वो है भाषा और बोली। भाषा बोली का परिष्कृत रूप है। परिष्कृत रूप मतलब कि उसका और बेहतर रूप हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि बोली किसे कहते हैं हम लोग। बोली वो जो हमारे मातृभाषा में, यानी कि हमारे मदर फादर जहाँ पर रहते हैं, है ना, वहाँ के लोग जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हमें सीखने की कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम उसको आराम से सीख पाते हैं, सीख लेते हैं। तो उसे हम बोली कहते हैं। और या फिर उस क्षेत्र के लोग उस तरीके की बोली को अगर बोल रहे होते हैं तो वो बोली कहलाता है ना। लेकिन बोली से और थोड़ा शुद्ध रूप से हम अगर उससे बोली को और शुद्ध रूप से बोलते हैं तो वह भाषा का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो बोली का एक परिष्कृत रूप है। वह भाषा जिसका क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है बोली कहलाती है। फिर से इस बात को मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये भी भाषा ही है, लेकिन वह भाषा जिस भाषा को कुछ सीमित क्षेत्र में या संकुचित क्षेत्र में बोला जाता है वह बोली कहलाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है। आमतौर पर बोलियों में लोक साहित्य की रचना हो सकती है। लोक साहित्य की रचना हो सकती है। अतः देश के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा में लिखित साहित्य को वहां का लोक साहित्य कहा जाता है। प्रायः बोलियों में लोकगीतों, लोक साहित्यों की रचना की जाती है। सामान्यतः बोलियों का प्रचलन लिखित रूप की अपेक्षा मौखिक रूप में अधिक होता है। जब कभी बोली में साहित्य रचना की जाने लगती है तब वह बोली न होकर भाषा का रूप ले लेता है या फिर भाषा की श्रेणी में आ जाता है। जैसे अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है या बोली है उसे हम अवधी कहते हैं। और जो जो ब्रज में बोला जाता है उसे हम ब्रज बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, है ना। परंतु जब हम इनमें काव्य रचना को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों, जो ब्रज जो बोली थी, अवधि जो बोली थी, वो भाषा का रूप ले लिया है ना। तो बोलियों में हम देखेंगे कि बोलियों में काफी उच्च कोटि का साहित्य भी रचा गया है, आप जानते होंगे, है ना। जैसे तुलसीदास जी ने एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य लिखा था जिनका नाम है रामचरितमानस। आप सब रामायण देखते हैं ना, तो रामायण जो है वो रामचरितमानस के ऊपर ही आधारित होता है। रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है, यानी कि पूरा का पूरा जो किताब है वो कविताओं में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो है अवधी। अब पदावली, आप हिंदी में पदावली भी पढ़ते हैं। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। बिहार में मैथिल प्रदेश है, वहां का जो ये भाषा यानी कि बोली है, उस बोली में इसको लिखा गया है। लेकिन अब हम इसे भाषा कह सकते हैं, है ना। क्यों? और इसको लिखने वाले जो कवि थे उनका नाम है विद्यापति जी का लिखा हुआ है पदावली। अब ब्रज के रहने वाले ब्रज भाषा में सूरसागर लिखा गया। सूरसागर जो है वो सूरदास जी का लिखा हुआ है। सूरदास जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दोहा या फिर पद कह सकते हैं वो लिखते थे, है ना। और वो आंखों से देख नहीं पाते थे, इसलिए उनका नाम सूरदास पड़ा। खैर, अब आगे हम लोग देखते हैं पद्मावत जो है वो अवधी में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो ये था कि हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित उपभाषाएं और भी है, आप
आप देख सकते हैं जैसे उपभाषा को अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जैसे कौरवी, कौरवी जो कौरवों की भाषा थी, ब्रज भाषा है ना, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं है ना, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारे उपभाषा के रूप में शामिल है हिंदी में। ठीक है, और कुछ है जैसे मैं आपको बताऊं, पूर्वी हिंदी में अवधी, पूर्वी हिंदी में अवधी है, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां भी सम्मिलित है। ये सारे हिंदी के उपभाषा है ना। उपभाषा पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भी शामिल है। ठीक है, उपभाषा राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती बोलियां भी आती है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मगधी, मैथिली और भोजपुरी बोलियां भी आती है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ये था भाषा और बोली। अब हम इसमें एक और अध्याय को ले लेंगे, वो है लिपि। हम कुछ लिपि के बारे में भी जानेंगे है ना। लिपि, अब ये लिपि क्या होता है? खैर पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं लिपि क्या। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है ना, जिससे उस भाषा को लिखा जाता है ना। आपने देखा होगा जो इंग्लिश जो होता है वो सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं है ना, और हिंदी में लिखे हुए होते हैं। हिंदी के ही कुछ शब्द का प्रयोग करके या फिर ऐसा कर सकते हैं कि संस्कृत का शब्द का प्रयोग करके हिंदी लिखा गया हो या जो भी हो, तो हिंदी और संस्कृत दोनों के जो मैं कह सकता हूँ वर्ण है, शब्द तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि शब्द है वो थोड़ा अलग अलग होंगे है ना, लेकिन जो वर्ण होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, संस्कृत, हिंदी और भी कई ऐसे भाषाएं हैं। ठीक है, खैर उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि बांग्ला हुआ, जैसे मराठी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके के मतलब जो शब्द जो भाषा जो है वो लिखने के अलग अलग लिपि हैं। तो लिपि आप समझ सकते हैं क्या होता है, लिपि क्या होता है, वो लिखने का एक तरीका है। तो लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हम जिस भाषा में मतलब जिस लिपि में हिंदी को लिखते हैं उसे हम देवनागरी कहते हैं, और उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग हिंदी लिखते हैं उस तरीके से अंग्रेजी भी लिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी लिखते हैं जो है तो उसका जो लिपि है वो रोमन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोमन, है ना। तो उर्दू की फारसी कहलाती है, और पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। तो मौखिक भाषा को लिखने हेतु निर्धारित लिखित चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, कोई भी मौखिक भाषा को अगर हमें किसी भी जगह पर यानी कि कॉपी पे या कहीं भी लिखना है, ठीक है, तो हम जो लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि अंग्रेजी का जो लिपि है वो रोमन है और हिंदी का देवनागरी है ना। भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी और खगोष्ठी। क्या थी? ब्राह्मी और खगोष्ठी, ब्राह्मी लिपि और खगोष्ठी। इनमें से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जो आज हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं वो ब्राह्मी लिपि से हमें मिला है ना। और देवनागरी लिपि का प्रयोग केवल हिंदी में ही न होकर हिंदी में, मराठी में, नेपाली आदि और भी भाषाओं को लिखने में किया जाता है, यह प्रयोग होता है। इसके अलावा संस्कृत या फिर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है ना। इस लिपि में गुण अधिक और दोष बहुत कम है। क्या है? गुण अधिक है और दोष बहुत कम है। चलिए इसे जानते हैं कैसे कि प्राचीन भारत में प्रचलित खगोष्ठी लिपि
दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। कई एशियाई लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जैसे देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि, गुरुमुखी लिपि, है ना, और कोरियाली लिपि, थाई लिपि, खमेर लिपि, ये सारे एशियाई लिपि है जिनका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग साहित्य के बारे में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।